मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, आज की सुबह का आपको राम राम, आपके राम जी को मेरा राम राम, आज के सुप्रभात का अभिनंदन, प्रणाम। आज की वार्ता हम ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की, हम ग्रामीण भारत को सशक्त करेंगे, उसको शक्तिमान बनाएंगे। और वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ग्रामीण भारत आज 60 साल से भी ज़्यादा आज भी वो पिछड़ रहा है, और भारत में ही नहीं पिछड़ रहा, वो विश्व के मानकों में भी आज पिछड़ रहा है। ऐसा क्या कारण है और वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा ग्रामीण भारत आज पिछड़ रहा है, आज गरीबी की हालत में है और कर्जे में डूबा हुआ है। क्या हमारे पास साधन नहीं है, या किसी ने हमसे साधन छीन लिए, या फिर हमारी सोच में कहीं गलती है? हम जब तक ग्रामीण भारत को खड़ा नहीं करेंगे, जब तक ग्रामीण भारत सशक्त नहीं होगा, केवल सामाजिक और दूसरे मानकों में ही नहीं, आर्थिक रूप से जब तक ग्रामीण भारत सशक्त नहीं होगा, जब तक ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत की आज़ादी भी खतरे में रहेगी। हमारे भारत की जितनी भी उन्नति है, वो सारी की सारी उन्नति, प्रोग्रेस और जो प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुत ही अल्पकालिक है, बहुत छोटी है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बगैर ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार किए बिना जो विश्व में खड़ी रह सके। आज ग्रामीण भारत हर रूप से पिछड़ रहा है। कृषि की जोत छोटी होती जा रही है, कृषि के संसाधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और हमारा ध्यान केवल मात्र उत्पादन की तरफ लगा हुआ है। हमारी सरकार नीतियां बनाती है, हमारे बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र कृषि के और जितने भी कृषि के प्रोग्राम हैं, कार्यकलाप हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या अन्वेषण के हों या फिर वो उत्पादन के हों, लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो रही है। हमें इसको पहचानना है कि ऐसा क्या कारण है कि किसान आज भी आर्थिक रूप से खड़ा नहीं हो पाया है, जबकि हम जानते हैं कि किसान का प्याज, किसान का आलू 50 और 100 रुपये बाजार में बिकता है, लेकिन किसान को उस बोरी का पैसा भी नहीं मिल पाता जिसमें वो उस अनाज को भरता है। क्या कारण है? उत्पादन के लिए तो किसान ने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, और उसने अन्न उपजा भी लिया, लेकिन वो अब उस अन्न को, उस फार्म प्रोड्यूस को अपने घर में तो रख नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोच उसी समय खत्म हो जाती है
हमारी कृषि की सोच कि जैसे ही उत्पादन हुआ हम बाजार की तरफ भागते हैं और हमारी सारी कृषि की व्यवस्था और जितना अनुसंधान है वो वही खत्म हो जाता है कि जैसे ही किसान ने अन्न इकट्ठा किया, अन्न उपजाया, और उस समय सबकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं और किसान को हमारी सरकार, हमारे नीतिकार सब बाजार के भरोसे छोड़ देते हैं। हमारा ध्यान आज भी केवल मात्र उत्पादन पर और दूसरा हमारा ध्यान सरकार की तरफ लगा हुआ है कि सरकार हमारे को एक न्यूनतम मूल्य हमारे प्रोड्यूस का दे दे। लेकिन हम सब जानते हैं सरकार भी कर्मचारियों पर निर्भर रहती है और आज जिस भी कर्मचारी को आप किसी भी ओहदे पे बढ़ा दो, बिठा दो, वो सबसे पहले अपना घर भरने की सोचता है। ये वो सत्य है जिसकी बात हमारा समाज, सारा समाज करता है और आज तो राजनीति भी करती है कि भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। लेकिन इस भस्मासुर का अंत करने वाला अभी तक ऐसा कोई नीतिकार, ऐसा कोई अन्वेषण करने वाला, ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा आर्थिक नीतिकार, कोई ऐसा अर्थशास्त्री, किसी ने प्रयास नहीं किया इस भस्मासुर का वध करने का। ये भ्रष्टाचार का जो भस्मासुर है ये वैसे के वैसे हमें अंदर से खाए जा रहा है। तो जिस कर्मचारी को बिठा दिया, सबसे पहले वो अपने घर के अपने हित को देखता है कि कैसे मैं इस कुर्सी से जितना माल बना सकूं बना लूं, क्योंकि उस कुर्सी को हमने स्वच्छंद छोड़ दिया है। हमारे नीतिकार कानून बनाना जानते हैं, लेकिन कानून अपने आप तो काम नहीं करेगा, उसका एग्जीक्यूशन जरूरी है, उसका पालन करवाना जरूरी है। और आप जिसको भी चौकीदार बना दोगे वही चोर बन जाता है। तो किसान अगर ये आशा करे कि सरकार मेरे को कुछ कर देगी, लेकिन सरकार भी तो कर्मचारियों के ऊपर ही है, हम जैसों के ऊपर ही है। और ये भ्रष्टाचार की जो चैन है, ये श्रृंखला है, ये ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक अमरबेल की तरह छाई हुई है आज। तो ये आशा करना कि सरकार हमारे को न्यूनतम मूल्य दे देगी, ये आशा करना कि सरकार हमारा कोई भला कर देगी, तो वो मृगमरीचिका साबित हुई है आज तक। हम उत्पादन की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जो हमने अन्न उपजाया है वो उपजाते ही हम बाजार की दया पे निर्भर हो जाते हैं और बाजार में कोई ऐसे समाज सेवी नहीं बैठे जो आपको आप पे दया कर दे, किसान पे दया कर दे। तो जैसे ही किसान की बम्पर फसल होती है, बड़ी फसल होती है, चाहे आलू की हो, चाहे प्याज की हो या किसी भी धान की हो, वैसे ही बाजार दुकानें बंद कर देता है और कीमतें जमीन पे आ जाती हैं। ये हर साल हो रहा है। क्या कोई भी विद्वान इस क्रिया पे ध्यान नहीं दे रहा है? और नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है?
उत्पादन के साथ में अगर जब तक हम भंडारण की व्यवस्था नहीं करेंगे, किसान के पास वो क्षमता पैदा नहीं करेंगे कि अगर बाजार में जाने से पहले वो 2-4 महीने उस अनाज को रोक ले, हम बाजार से तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो दया कर दे। इस बाजार ने किसी पे दया नहीं करी। ये बाजार तो वो बाजार है, वो मार्केट है, इस कैपिटलिज्म की वो थ्योरी है जो किसी पे दया नहीं करता। ये तो अपनी संतान पे भी दया नहीं करता। ये तो ऐसा राक्षस है। तो इस बाजार को, इस कैपिटलिज्म के आधार को, इस पूंजीवाद के आधार को, जो बाजार है, जो मार्केट है, जिससे इस पूंजीवाद की सारे क्रियाकलाप चलते हैं, इस बाजार से, तो हमें इस बाजार के क्रियाकलाप को समझना पड़ेगा और हमें ऐसी विधि और ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम बाजार की दया पे निर्भर ना रहें और बाजार हमारी दया पे निर्भर रहे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये गंगा जी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, क्या इस गंगा जी को हम वापस उत्तर की तरफ मोड़ सकते हैं? और अगर हम इस गंगा जी को वापस उत्तर की तरफ मोड़ सकते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाएगा, भारत काशी बन जाएगा, भारत बनारस बन जाएगा और भारत विश्वनाथ की नगरी बन जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर हम ये कर सकें, हम इस बाजार की धारा को मोड़ देंगे। आज जो दयनीय स्थिति में किसान है और बाजार पे निर्भर है और सरकार भी भाग जाती है उस जगह से और कोई किसान का सहायक नहीं है और ये बाजार इस किसान के कपड़े फाड़ लेता है, इसको तार तार कर देता है, इसके बच्चों को भिखारी बना रहा है और ये हजारों साल से होता आ रहा है। आप आज़ादी के बाद की बात ना करें, हजारों साल से आता आ रहा है, ये हो रहा है किसान के साथ में। मेरे प्यारे सखाओ, ये सत्य है कि सब कुछ, सारी अर्थव्यवस्था किसान से शुरू होती है। कोई भी अर्थशास्त्री अगर ये कह दे कि अर्थव्यवस्था किसान से शुरू नहीं होती है और कोई भी अर्थशास्त्री केवल कल कारखानों की बात करता है तो वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो तो उस पूंजीवाद का गुलाम है। वो तो उस पूंजीवाद के मेडल की इंतजार में अपने ज्ञान को बेच रहा है और वो तो ज्ञान का भ्रष्टाचारी है। ऐसा ऐसा ज्ञान का भ्रष्टाचार हुआ है धरती पर, ऐसा ऐसा ज्ञान का दुरुपयोग हुआ है धरती पर और ऐसा ज्ञान का दुरुपयोग करके इन ब्रह्मज्ञानियों ने मानवता के अधिकारों का हनन किया है और मानवता को इतना शोषण किया है मानवता का कि मानवता को भूख और गरीबी के इस दुष्चक्कर में फंसा दिया है। कोई कारण नहीं है कि मनुष्य योनि में पैदा हुआ मानव, जिसके पास परमेश्वर ने ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति और ऐसा ज्ञान, ऐसे ब्रह्मांड का ऐसा मस्तिष्क, ऐसी मशीनें और ऐसी क्षमता दी है, वो गरीब रह जाए। मेरा ये कहना है कि गरीब पैदा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब बने रहना इस मानवता का अपमान है। और वो समाज की व्यवस्था
वो राष्ट्रों की व्यवस्था, वो पूंजीवाद की व्यवस्था जो इस मानव का शोषण करती है, जो इसको बाजार के भरोसे छोड़ देती है, वो व्यवस्था शोषण पे आधारित है और इस किसान के शोषण पे आधारित है। जैसे ही किसान ने प्याज उपजाया, बाजार में 1 रुपये किलो हो जाता है, आलू 8 आने किलो हो जाता है। वो सरकारें, वो नीतिकार इसका ध्यान नहीं देते हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है। ये जो अन्न उपजाया है किसान ने, ये राष्ट्र की संपत्ति है। और राष्ट्र की संपत्ति इसलिए है कि इसमें राष्ट्र का पानी लगा है, इसमें राष्ट्र की धूप लगी है, इसमें राष्ट्र के संसाधन लगे हैं और इसमें राष्ट्र के मैन आवर्स लगे हैं और उसमें लागत आई है जिसमें राष्ट्र के संसाधन काम आए हैं और उसको आप बाजार के भरोसे छोड़ दो। ऐसे नीतिकार जो ज्ञान का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो ज्ञान को शोषण का साधन बना रहे हैं, और ये ज्ञान आज शोषण का हथियार बन गया है और सबसे ज्यादा शोषण किसान का हो रहा है। हम इस गंगा जी की धारा को वापस उत्तर की तरफ मोड़ेंगे और ऐसा स्वर्ग बनाएंगे कि उत्पादन के साथ साथ किसान की भंडारण की शक्ति और उसकी क्षमता और उसकी शक्ति बढ़े। अगर किसान, हम ऐसी कोई व्यवस्था करें कि किसान 6 महीने तक अपने प्रोड्यूस को रोक सके, अपने अनाज को रोक सके और बाजार में ना ले जाए, तो बाजार घुटनों के बल किसान के घर पहुंचेगा और ये बाजार वाले, ये आड़तिये, ये दलाल सब किसान के दरवाजे पे भीख मांगेंगे अन्न की। केवल हमें इस भंडारण की व्यवस्था करनी है। हमारी सरकार ने बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे और भी बहुत संस्थाएं बनी हैं, लेकिन कोई भी संस्था आज किसान के साथ नहीं खड़ी है, वो तो बाजार के साथ खड़ी है। आप उसके क्रियाकलापों को देख सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि उनके क्रियाकलाप ज़्यादातर बाजार के साथ खड़े हैं। वो बाजार के हितैषी हैं, किसान के हितैषी नहीं है। हमें ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और हमें किसान का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। हमें ग्रामीण भारत को खड़ा करना पड़ेगा आर्थिक रूप से। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सखाओं, जब तक ग्रामीण भारत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक ये सारे प्रोग्राम, ये सरकारी नीतियां और ये सरकारी बड़ी बड़ी बातें और योजनाएं बेईमानी है, इनसे कुछ नहीं होना। जब तक हम इस बाजार की मोनोपोली को, जिसका एक अधिकार बना हुआ है इस प्राइसेस के ऊपर, और हम बाजार से भीख नहीं मांगेंगे कि आप अपनी कीमतों को ऊंचा कर दो। हम तो बाजार को घुटनों के बल बिठा देंगे कि बाजार अपने आप ही हमसे भीख मांगे, उस अन्नदाता से भीख मांगे। आज अन्नदाता को इस हालत में पहुंचा दिया है इस बाजार ने, इन दलालों ने, इन आड़तियों ने। कोई कारण नहीं है कि इतना अन्न उपजा के, इतना वेल्थ क्रिएशन करके, ये भी समझना पड़ेगा भारत को और हमारे आर्थिक नीतिकारों को कि किसी भी राष्ट्र में पहला वेल्थ क्रिएटर, दौलत का जन्मदाता
रुपए पैसे का जन्मदाता, धन का जन्मदाता और धन का सर्जनकर्ता किसान होता है। प्रथम सर्जनकार अर्थव्यवस्था का और इस दौलत का और इस मनी मार्केट का केवल मात्र किसान होता है। वो पहला सर्जनकार है, वेल्थ क्रिएटर है। वो आर्थिक व्यवस्था का पहला स्तंभ है। अगर आपने उसको ही जीर्ण कर दिया तो आपकी अर्थव्यवस्था कभी खड़ी नहीं हो सकती और भारत कभी खड़ा नहीं हो पाएगा आर्थिक रूप से। और जब तक भारत आर्थिक रूप से खड़ा नहीं होगा तब तक हम चाहे हजारों साल तक बड़ी बड़ी बातें करते रहें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम विश्व में न तो आर्थिक शक्ति बन पाएंगे और न हम कभी महानायक बन पाएंगे। मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे पास कानून में ऐसी फौजदारी की व्यवस्था तो है, ऐसे कानून तो हैं कि आप किसी को एक थप्पड़ मार दो, एक गाली दे दो और एक लठ मार दो तो उस फौजदारी की तो सजा है, उसका तो मुकदमा बनता है। लेकिन इन नीतिकारों से कोई ये पूछे कि आर्थिक फौजदारी जो किसान का पैसा था, जो ग्रामीण भारत का पैसा था नीति में, निर्धारण में, योजना में, वो सारा पैसा आप लोग जीम जाते हो, भ्रष्टाचार की बलिवेदी पे चढ़ जाता है। वो सबसे बड़ी आर्थिक फौजदारी है। वो कर्मचारी जो बीच में ही गोलमाल कर जाता है, वो आर्थिक फौजदारी उस फौजदारी से बड़ी है। और जब तक हम आर्थिक फौजदारी को के लिए कानून नहीं बनाएंगे और यहां तक कि जिन्होंने सब्सिडियां लूटकर, पूरे देश के संसाधन लूटकर बड़े बड़े औद्योगिक घराने बना लिए, आज अगर उनका अध्ययन किया जाए उनके क्रियाकलापों का तो वो कोई देश सेवा नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई राष्ट्र सेवा कर रहा है इस देश में तो वो किसान है। और कोई भी अर्थशास्त्री इस देश का, अगर भारत का कोई भी अर्थशास्त्री, मैं आह्वान करना चाहूंगा कि कोई भी अर्थशास्त्री अगर इस खुले मंच पर आकर शास्त्रार्थ करना चाहे और जो ये प्रूव कर दे कि किसान वेल्थ क्रिएटर नहीं होता किसी राष्ट्र का, वो पहला स्तंभ नहीं होता है, तो हम मान जाएंगे कि हम गलती पर हैं। लेकिन हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि किसान ही असली वेल्थ क्रिएटर है, किसान ही अर्थव्यवस्था का पहला स्तंभ है। और जब तक किसान, जब तक ग्रामीण भारत का सच्चा प्रतिनिधि किसान है और जब तक किसान सशक्त नहीं होगा आर्थिक रूप से, तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता, तब तक भारत विश्व का महानायक नहीं बन सकता। और केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत गुरु बनने से भी काम नहीं चलेगा। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। हम भूखे रह के भजन भी नहीं कर सकेंगे सही रूप से, क्योंकि हमारा मन मानस आंदोलित है। और अगर हमारा मन मानस और मन मस्तिष्क आंदोलित है, टेंशन में है, तनाव में है, तो हम भजन भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और हम जगत गुरु भी नहीं बन पाएंगे। वो भी एक मर्ग मरीचिका में बदल जाएगा।
हमें आर्थिक रूप से ग्रामीण भारत को खड़ा करना है और उत्पादन के साथ हमें भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें इसको समझना पड़ेगा और हमें किसान में वो शक्ति और क्षमता पैदा करनी होगी, वो साधन और संसाधन पैदा करने होंगे कि जिससे किसान का अन्न और किसान का जो ये प्रोड्यूस है, उत्पादन है, कृषि का उत्पादन है, उसका कम से कम 6 महीने तक भंडारण कर सकें। और ये क्षमता जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे भंडारण की, तब तक ये बाजार हमें ऐसे ही लूटता रहेगा। और जब तक हम बाजार से संघर्ष नहीं करेंगे, हम बाजार को हमारे दरवाजे तक नहीं लाएंगे, और अगर हम बाजार के दरवाजे पे जाके भीख मांगेंगे दया की, तो हम ना समझ हैं। हमने कुछ सीखा ही नहीं है, हमने अर्थशास्त्र पढ़ा ही नहीं है, और हमने वो बड़ी बड़ी डिग्रियां जो ली हैं एग्रीकल्चर साइंस के मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर साइंसेज के अन्वेषण में, वो सारी डिग्रियां धोखा है और झूठी हैं, छद्मवेशी हैं। जब तक किसान मार्केट की दया पे निर्भर रहेगा, तब तक किसान खड़ा नहीं हो सकता। और ये मार्केट की दया कभी किसान को मिलेगी नहीं, और मार्केट तो किसी पर भी दया नहीं करता है। ये आशा करना कि मार्केट हम पे दया करेगा, ये आशा करना कि गवर्नमेंट कुछ मूल्य दे देगी, ये सब बेईमानी है। हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का उत्पादन 6 महीने तक हम सुरक्षित रख सकें, भंडारण कर सकें। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे पास ग्रामीण भारत में ऐसी क्षमता है, हमें पहचान करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि हम इस भंडारण की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। हमें वो सारे डाटा इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो सारी रिसर्च, वो सारा अन्वेषण हमें एकत्रित करना पड़ेगा। और हम छोटे छोटे कोल्ड स्टोर, हमें बड़े कोल्ड स्टोर बनाने की जरूरत नहीं, हम एक ऐसी श्रृंखला पैदा कर देंगे कोल्ड स्टोरेज की पूरे भारतवर्ष में कि किसान, हर किसान अपने प्रोड्यूस को उन कोल्ड स्टोरेज के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए उसको होल्ड कर सके, उसको रोक सके। और उसके बाद जब बाजार घुटनों के बल बैठ जाए तो हम प्रोड्यूस देंगे। आज हमें सोचना चाहिए, जो किसान का प्याज है जो उसके खेत में गल गया और जो आढ़तियों के गोदामों में ताले चाबी में बंद हो गया, न तो देश को मिला, सारे देश के संसाधन खत्म हो गए, सारे संसाधनों का नुकसान हुआ जो उस प्याज को उपजाने में लगे, और किसान बर्बाद हो गया और जनता भी बर्बाद हो गई। क्यों? जनता को भी नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं कि ये जिन्होंने गोदाम में बंद कर लिया 1 रुपए किलो का प्याज, क्या ये जनता को दे देंगे मुफ्त में? नहीं, जनता को तो वही 20 रुपए 30 रुपए किलो देना पड़ रहा है आज भी, जब किसान का प्याज 1 रुपए किलो होता है। आप किसी भी शहर में अध्ययन करके देख लीजिए कि जब किसान का प्याज 1 रुपए किलो होता है तो बाजार में फिर भी वो 10 गुना 20 गुना होता है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कैसे हो रहा है? क्योंकि जो बीच में श्रृंखला बनी हुई है दलालों की, जो बाजार की श्रृंखला बनी हुई है,
वो जनता तक पहुंचने ही नहीं देती है, और जनता को तो वही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो हम पूरे देश का शोषण कर रहे हैं। हम किसान का ही शोषण नहीं कर रहे, हम जनता का भी शोषण कर रहे हैं, हमारे नागरिकों का भी शोषण कर रहे हैं। और जो सरकार और जो नीतिकार इस तरह की व्यवस्था का पोषण करते हैं, ऐसी व्यवस्था को बना के रख रहे हैं, और ऐसा एकाधिकार इस बाजार का हो रहा है, तो क्या इसको बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। इसके साधन हैं, इसका ज्ञान है, और हम ये करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, और हम किसान के उत्पादन का भंडारण करना आवश्यक समझते हैं, और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसी चेन बनाएंगे कोल्ड स्टोरेज की और भंडारण की पूरे भारतवर्ष में, पूरे ग्रामीण भारत में, कि 6 महीने तक कोई भी किसान अपना अन्न लेके, अपना प्रोड्यूस लेके, अपना उत्पादन लेके बाजार की तरफ मुंह नहीं मोड़ेगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, और अगर हमें सस्ते भाव में देना पड़ा तो हम कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे खोल देंगे उस मिनिमम प्राइस पे जिसको हम निर्धारित करेंगे, किसान निर्धारित करेगा, हमारी संस्थाएं निर्धारण करेंगी, बाजार नहीं करेगा और न सरकार करेगी। और हम जो चाहते हैं, जो हमारी लागत आई है, उसके ऊपर एक निर्धारित प्रतिशत लेकर और हम कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे खोल देंगे, और जनता का भला होगा। हम क्यों जाएंगे बाजार में? हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। केवल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहा है बाजार। बाजार कर क्या रहा है, इसका अध्ययन करें अगर हम, तो बाजार भंडारण करता है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको सब तक पहुंचाता है। हमें इतनी ही कड़ी और जोड़नी है, और वो भी किया जा सकता है। वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे में क्षमता है, हमारे पे साधन है, संसाधन है। हमारे पास सबसे बड़ा कृषि का उत्पादन है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो हमारे पास है, वो हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखा है। तो हम प्राइसेस डिसाइड करेंगे, हम कीमतें डिसाइड करेंगे। क्यों निर्भर रहे हैं हम सरकार पे, और क्यों निर्भर रहे हैं हम बाजार पे कि कोई हमारी कीमतें, हमने मेहनत करी, हमने उत्पादन करा, और हमारे उत्पादन का, हमारे उत्पाद का दूसरे कीमत निर्धारित करें, तो हमारा ज्ञान बेकार है, हमारी समझ बेकार है। अगर हम ग्रामीण भारत को खड़ा करना चाहते हैं सत्य रूप से, सच्चे रूप से, तो हमें बाजार की दया और सरकार की दया पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं मेरे सारे ग्रामीण युवा शक्ति को, ग्रामीण भारत के युवाओं को, कि वो तैयार हो जाएं, वो कमर कस लें इस बात की कि न हम सरकार के सामने हाथ फैलाएंगे और न हम बाजार के सामने हाथ फैलाएंगे। हमने पैदा किया हमारा उत्पादन, और आज बेचने के टाइम में हम बाजार की दया पे निर्भर रहें, सरकार की दया पे निर्भर रहें, तो हमारा वो मजबूती और वो आत्मसम्मान क्या काम आया? हमें अपने ज्ञान से, अपने अध्ययन से और अपने ज्ञान से ही हमारी मुक्ति पानी पड़ेगी। ये सत्य है। द नॉलेज विल सेट अस फ्री। ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है। ये ग्रामीण भारत को समझना पड़ेगा, और ग्रामीण भारत की युवा शक्ति को समझना पड़ेगा कि ज्ञान ही हमें मुक्ति दिलाएगा, और हम इस ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। और ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है मेरे प्यारे सखाओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों।
ग्रामीण युवा शक्ति को ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान आज बिखरा पड़ा है सब जगह। कोई बीनने वाला चाहिए, कोई इकट्ठा करने वाला चाहिए पूरे विश्व में। और भला हो इस सूचना क्रांति का, आईटी इंडस्ट्री का, इस इंटरनेट का, इस व्यवस्था का, कि आज सारे विश्व का ज्ञान नेट पे अवेलेबल है। और हम ये ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसी डाटा माइनिंग करेंगे और ऐसा अन्वेषण करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा प्रबंधन करेंगे कि किसान अपने उत्पादन को कम से कम 6 महीने तक रोक सके। उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। हम अपनी बैंक भी बना सकते हैं। आज किसान क्या नहीं कर सकता, केवल मात्र युवा शक्ति को संकल्प धारण करना पड़ेगा, युवा शक्ति को समझना पड़ेगा और युवा शक्ति को यह शिव संकल्प लेना पड़ेगा कि क्यों मेरे पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे ताऊ और मेरे दादाजी क्यों बाजार की दया पर निर्भर रहे हैं और क्यों सरकार की दया पर निर्भर रहे हैं। उसको अपने आत्मसम्मान को जगाना पड़ेगा। ग्रामीण भारत की युवा शक्ति को अपने आत्मसम्मान को जगाना पड़ेगा कि क्यों हम सरकार के सामने हाथ फैलाएं और क्यों हम बाजार के सामने हाथ फैलाएं। ये हमारा धरातल होगा। जब युवा शक्ति को और जब ग्रामीण युवा शक्ति का ये आत्मसम्मान जगेगा कि क्यों हम सरकार के सामने हाथ फैलाएं और क्यों हम बाजार के सामने हाथ फैलाएं, तो स्वतः ही ये परमेश्वर उनकी आंखों में ऐसी दिव्य दृष्टि दे देगा कि उन्हें सब कुछ दिखने लग जाएगा और वो अपने संकल्प की साधना में जुट जाएंगे। और हम ये व्यवस्था करेंगे कि हम उत्पादन का भंडारण की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे और 6 महीने तो कम से कम हम उसको रोकेंगे और ऐसी क्षमता पैदा करेंगे और ऐसे नीतियां बनाएंगे और ऐसा क्रियाकलाप होगा हमारा। और ऐसा हमारा शिव संकल्प है। हम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे और उसको खड़ा करेंगे। ये हमारा शिव संकल्प है, ये हमारी आगे की रूपरेखा है। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो। धन्यवाद।